नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल शिक्षक नियमावली 2023 जारी कर दिया गया और उसमें फ्रेंड्स कुछ फायदे और कुछ नुकसान। कहने का मतलब क्या है, देखने का अपना नजरिया है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि अपने आप को आपको एक कैंडिडेट के रूप में नहीं देखना है, एक न्यूट्रल, जो आप मान के चलिए कि आपने फॉर्म ही नहीं भरना है, आपको टीचर बनना ही नहीं है, इस तरीके से देखिए। उसके बाद जो चीज़ें आपको दिखेंगी, जो चीज़ें में बताई जाएंगी, वही सच्चाई होती है। क्योंकि जब आदमी किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, मान के चलिए आप टीचर के अभ्यर्थी हैं, तो आपसे संबंधित अगर कुछ भी प्रॉब्लम, मान के चलिए आपका बहुत 90% मार्क्स आ रहा था, मेरिट के दृष्टि से आप देख रहे हैं, आप अपने आप को एज अ टीचर फील कर रहे थे कि भैया हम तो कल टीचर लगने ही वाले हैं, मेरा तो 90% है, मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो किसी भी एंगल से आपको ये जो नियमावली बनी है वो सही नहीं लग सकती है, क्योंकि इस नियमावली के अनुसार अब देखें तो आपका एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। भले ही आपने STET क्वालिफाई किया हो, BTT क्वालिफाई किया हो, CTET क्वालिफाई किया हो। क्या है ये BTT STET? ये एक पात्रता परीक्षा है जो टीचर बनने के लिए समय समय पे होता रहता है, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले, कल तो मैंने आपको समझा ही दिया था, कुछ पॉइंट्स आए थे कि क्या क्या कुछ चीज़ चेंज हुई हैं, क्या कुछ निर्धारित किया गया है। लेकिन आज मैं आपको, जैसे कि आपके स्क्रीन पर नियमावली दिख भी रही है, कुछ लोग खुद से भी पढ़ना चाहेंगे तो बिना देर किए हुए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाइए, जुड़ जाइए। आपको 2 PDFs मिल जाएंगे, ठीक है। एक आपको प्रेस नोटिस का है और एक जो नियमावली है उसका है, ठीक है। और साथ में डेली जॉब अपडेट्स प्लस जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में रात को 12 से 1 बजे के बीच में ही डाल दिया जाता है। सबसे फास्ट सर्विस, ठीक है। जुड़ के देखिए, आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, मैं इस वीडियो में आपसे पूछूंगा कि क्या इसमें क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ें गलत हैं, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराना चाहूंगा, साथ में आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंदर आपको सैलरी पे भी मैं बात करने वाला हूं कि कितनी सैलरी मिल जाएगी। जैसे कि कल तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था, आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि आकर्षक सैलरी मिलेगी। और जो पहले से यहाँ पे संविदा कर्मी के तौर पे काम कर रहे हैं, अगर वो एक एग्जामिनेशन दे देते हैं तो BPSC के थ्रू एक एग्जामिनेशन लेने की बात की गई है, उनको भी एक राज्यकर्मी यानी कि सरकारी सेवक कहलाने का तमगा मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत खतरनाक गेम खेला है और सरकार ने अपना फायदा देखते हुए प्लस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये मास्टर गेम खेला है। कैसे, मैं आपको वो साबित कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें लिखा हुआ है कि जितनी भी सीटें निकलेंगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होंगी भर्ती, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का क्या होता है? नॉट प्रमोशनल, यानी कि सीधा उस पर आपका एग्जामिनेशन के थ्रू या फिर जो पहले होती थी मेरिट के थ्रू भर्ती होगी, लेकिन तो मेरिट खत्म हो गया है। अब आपका एग्जामिनेशन के थ्रू जितने भी सीटें हैं, ऑलमोस्ट 3 लाख सीटों की बात कही जा रही है। 2,25,000 नई भर्तियां हैं, प्लस जो पहले से भरी जा रही थी उसको लेकर के 3 लाख, ऐसा कुछ ट्वीट में देखने को मिला था तेजस्वी यादव के, ठीक है। अब ऑफिशियली जब ये लॉन्च होगा उसके बाद ही पता चलने वाला है। उसके बाद है फ्रेंड्स आपको भारत और प्लस बिहार, या ये मैंने डोमिसाइल के बारे में लिखा है। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि अगर आप निवासी हैं बिहार सरकार के, बिहार राज्य के, तभी आप एलिजिबल हैं। केवल भारतीय होने से इस बार काम नहीं चलेगा बिहार में। और बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मतलब ये बस बिहार में ही ऐसा किया जा रहा है, नहीं, ये बहुत पहले से बहुत सारे स्टेट में ऑलरेडी करके रखा हुआ है। मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो चलिए आगे फ्रेंड्स आपको बता दें कि बिहार के जो हैं उन्हीं को यहाँ मौका मिलने वाला है। तीसरा है विषय विशेष पर अलग निर्धारण किया जाएगा। क्या निर्धारण किया जाएगा? जैसे कि मान के चलिए कि किसी सब्जेक्ट का अभी STET एग्जामिनेशन नहीं हुआ हो और उस सब्जेक्ट को स्कूल के अंदर पढ़ाए जाने की कवायद शुरू हो गई हो। फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल की बात करें कि आज के टाइम पे आपको कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल वर्ल्ड की कितनी डिमांड है, लेकिन आप इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाई करने जाएंगे तो ऐसे सब्जेक्ट्स अभी भी ऐड नहीं किए गए हैं। तो ठीक उसी प्रकार भविष्य में हो सकता है, जैसे ITI के अंदर अभी एक्सेलेंस, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किया गया है, ठीक उसी प्रकार स्कूल के अंदर भी हो सकता है कि कोई नए सब्जेक्ट्स को ऐड किया जाए जो कि प्रेजेंट मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए निर्धारित किया गया हो। तो ऐसे में क्या होगा आपको कि अलग से जो आपका एग्जामिनेशन के थ्रू, जैसे कि आपका सिलेक्शन होना है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि जैसे कि आपकी जो सीधी भर्ती होगी अब एग्जामिनेशन देना पड़ेगा आपको। एग्जाम का ये मतलब नहीं है कि आपने सीटेट दिया है, अभी मैं आगे समझा दूंगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर आपका कोई स्पेशल सब्जेक्ट से आपने पढ़ा है और वो स्कूल में ऐड कर दिया गया तो आपको
डायरेक्ट भी मौका मिल सकता है, बस एक एग्ज़ाम देके, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सीटेट आपने दिया हो, बीटेट दिया हो, एसटीटी दिया हो, सीधा का सीधा जो एग्जामिनेशन होगा उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। जिस सब्जेक्ट का सीटेट या एसटेट नहीं होता होगा उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने, कंप्यूटर साइंस के लिए बताया गया था कि लगभग 7,500 के आसपास सीटों पे वैकेंसी निकाली जाने वाली है। और उसमें ये था कि 9, 10th, 11, 12 था, ठीक है, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक। तो जो 2019 की बात करें तो उस समय केवल उच्चतर माध्यमिक के लिए जो एसटीटी का एग्ज़ाम लिया गया था और 9, 10th के लिए लिया ही नहीं गया था, लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पे स्टूडेंट पास हैं। तो अभी भी उस पर सस्पिशन है कि 9, 10th के लिए क्या जो 11, 12 वाले हैं वही आवेदन करेंगे या फिर 9, 10th के लिए डायरेक्ट एग्जामिनेशन लेके कंप्यूटर टीचर बहाल किया जाएगा। और मैंने बोला था कि कुछ भी कर सकती है सरकार, इलेक्शन को लेके कोई भी गेम खेल सकती है, आप और हम बस सोच सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी भी बस देखते रहिए क्या कुछ हो रहा है। अभी जो हो रहा है पहले उसको समझ लेते हैं। आयु की बात करें फ्रेंड्स आपको, तो यहाँ पे प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालय की बात करें तो कम से कम आपकी 18 साल होनी चाहिए 1 अगस्त तक, ठीक है। अगर ये वैकेंसी आपकी इसी साल आती है तो 1 अगस्त 2023 तक, और अगले साल आती है तो 1 अगस्त 2024 तक, ठीक है। और माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक की बात करें, ठीक है, ये तो आपको प्राथमिक एवं मध्य का था 18 साल, और माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक के लिए 21 साल मिनिमम आपकी आयु होनी चाहिए। 50% महिला आरक्षण इसमें भी लागू है। अब आप सोच लीजिए कि महिला आरक्षण एक बहुत सारे जो मेल कैंडिडेट हैं, बॉयज़ हैं, उनको तो बहुत पिन होता होगा कि यार हद है। मैंने कमेंट्स देखा है, कुछ लड़कियां और कुछ लड़के आपस में लड़ रहे हैं कि भैया पुलिस की वैकेंसी में तो बस महिलाओं को भर दिया, हम लोग का तो कुछ होता ही नहीं है। अब यहाँ पे शिक्षक में भी देख के यही सोच रहे होंगे कि यार तुम लोग का तो बल्ले बल्ले है, पढ़ाई लिखाई करो मत, डायरेक्ट तुम लोग का सिलेक्शन हो जाता है। लड़के ऐसा सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनको लगता भी होगा, लेकिन वो क्यों जनाने जाए भाई, बताने क्यों जाए, अंदर ही अंदर खुश रहिए, नौकरी लीजिए भाई, जैसे भी मिले जिसको भी, फैमिली तो सपोर्ट मिलेगा ही। कल को शादी आप किसी लड़के से ही करेंगी, हो सकता है कि वो बेरोजगार हो, कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कि बताया गया है कि 3 बार ही मौका मिलेगा, यानी कि अगर आप इस वैकेंसी में शामिल होना चाहते हैं और आगे भी शामिल होना चाहते हैं तो बस आप 3 बार ही ट्राई कर सकते हैं। 3 बार के अंदर अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल, ऐसा मतलब देखने को मिलता रहता है। ये सारी चीज़ें हो सकता है कि 5 बार कर दिया जाए, या हो सकता है 3 बार ही रहने दिया जाए, 3 बार में ही आपका सिलेक्शन हो ही जाए, क्योंकि बीएड और डीएलएड है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको कंपटीशन नहीं होने वाला, जैसे कि जनरल कंपटीशन नहीं है कि हर कोई यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ मेन पॉइंट थी। अब बात आएगी फ्रेंड्स सिलेबस, वेतन और प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहले आपको समझने की यहाँ पे क्या ज़रूरत है कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। अब आप बिहार सरकार के कर्मी कहे जाएंगे, सरकारी कर्मी। जैसे कि पहले आपने सुना था नहीं कि जो टीचर हुआ करते थे यार बहुत शानदार हुआ करते थे, बीच में जो भी आया सब घस छिलुआ सब आ गया। मतलब क्यों ऐसा सुनने को मिलता था? क्योंकि जो भर्तियां होती थी वहाँ पे आपका एग्जामिनेशन नहीं होता था, तो जो आते थे मेरिट के बेस पे आते थे, यानी कि उन्होंने या तो अपने कॉलेज में अच्छा किया था या फिर अपने टीचर्स को या फिर जैसे भी पैसा देके मैक्सिमम मार्क्स ले लिए थे। दोनों कंडीशन हो सकता है। तो जिसने तो यहाँ पे जो पहले से अगर सही से मार्क्स लेके परसेंटेज अच्छा लेके अपना एकेडमिक सुधार के आएंगे उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो दोबारा से भी यहाँ परमानेंट हो जाएंगे, उनको तकलीफ भी नहीं होगी मैं कुछ बोल रहा हूँ तो। लेकिन जिन्होंने सच में अगर मार्क्स बढ़वाया हो या फिर पैसे से डिग्रियाँ खरीद के यहाँ पे आए होंगे उनको बहुत तकलीफ होगी। तो मेरे हिसाब से ये प्रो है। आप अपना बताइएगा, सरकारी कर्मी आप बनने जा रहे हैं तो कभी भी प्रो ही होगा। दूसरा चीज़ है कि वेतन, ये तो ऑलमोस्ट कोई भी बता सकता है कि प्रो। वेतन का मतलब क्या है फ्रेंड्स? ये प्रोज मतलब, ये प्रोज मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना कि ये पॉजिटिव है, और कॉन्स का मतलब नेगेटिव, मतलब सही नहीं है, ठीक है। वेतन आपका अब हो गया आप परमानेंट शिक्षक, ठीक है, यानी कि जो सारी सुविधाएं हैं प्लस ग्रेड पे वगैरह और प्लस कितनी सैलरी मिलेगी, उसके अलावा क्या डिडक्शंस होंगे, हाउस रेंट, डीएनएस अलावेंस, सब कुछ आपका मतलब प्रॉपर कटेगा, ठीक है। तो प्रोज ही है, क्योंकि आप सभी यही चाहते ही हैं कि भैया हमको सरकारी कर्मी कहने का मौका मिले, संविदा कर्मी भी नहीं चाहिए। शादी में भी बहुत दिक्कत होती है, संविदा कर्मी को भी लोग प्राइवेट समझते हैं, प्राइवेट नौकरी का है ये लड़का, ठीक है, खैर छोड़िए, वो अलग मैटर है। नियुक्ति की प्रक्रिया फ्रेंड्स मेरे हिसाब से प्रो है, ठीक है, यानी कि ये भी पॉजिटिव है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कैसे बात हो गई
कि पॉजिटिव कैसे हो गई, पहले ही अच्छा था कि सीधा डायरेक्ट बहाली हो जाती थी और मतलब एग्ज़ाम का कोई टेंशन ही नहीं था। तो खैर ये जो था फ्रेंड्स, आपको इसी के कारण से जो आपको पहले के टीचर हैं या जो भी वर्तमान में एक मजदूर भी कह देता था कि अभी वाले जो शिक्षक हैं ना घस छिलुआ हैं, कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि मेरिट पे वो लोग गए थे बस आपको प्रतिशत के आधार पे। अब जाएंगे तो वो कंपटीशन के आधार पे जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा वहाँ पे, यानी कि अगर आपको जो भी नॉलेज था तो आप उसको रोज इंक्रीज कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपको एग्जाम में बैठना है। अब एग्जाम जब तक आप देंगे नहीं तब तक अपने आप को फुल टू नॉलेज अपडेटेड रखेंगे, जिस कारण से आपका माइंड फ्रेश रहेगा और बहुत सारी नई चीज़ें आप सीख चुके होंगे और स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। और वही अगर यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया में एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं रहता तो आपने जो पढ़ लिया है, हो सकता है कि आपने कभी 10 साल पहले बीएड किया हो, किसी ने फ्रेंड्स आपको 5 साल पहले किया हो, मैंने बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और आपकी पढ़ाई छूट गई हो और प्रतिशत के आधार पे आपका चयन करा भी दिया जाए तो एक सरकारी नौकरी की आड़ में आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते। लेकिन वही है कि अगर अभी नियुक्ति की प्रक्रिया में बात करें तो एग्जामिनेशन होगा, जिस कारण से आप रिफ्रेश हो जाएंगे, बच्चों का अच्छा विकास होगा। इस पॉजिटिव व्यू से आप देखिएगा तो आपको प्रो लगेगा। अन्यथा आप ये देखिएगा कि अब तो यार एग्जामिनेशन होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सिलेक्शन होने में, ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको नेगेटिव लगेगा। टाइम नहीं लगेगा फ्रेंड्स, मैं बता दूं, क्योंकि ये किसी नए जैसे कि बिहार एसएससी है, बीपीएससी है, इन्हीं में से किसी को सौंप दिया जाएगा। कोई नया यहाँ पे इसका एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए कुछ भी नया नहीं बनाया जाएगा, कमीशन वगैरह, ठीक है। तो बिहार एसएससी या बीपीएससी जो जल्दी करा दे, बीपीएससी बहुत फास्ट करा रही है तो बीपीएससी को भी सौंप दिया जा सकता है। क्योंकि जैसे कि तेजस्वी यादव ने कल ट्वीट किया था और उसमें लिखा था कि जो पहले से कर्मी हैं, संविदा कर्मी हैं, उनको भी मौका मिलेगा और अगर वो लोग एग्जाम पास कर जाते हैं तो ये जो सारी सुविधाएं अभी सरकारी परमानेंट सैलरी वगैरह सब कुछ उनको भी मिलेगी जो पहले से कार्यरत है, ठीक है। तो पूर्व कर्मी को मौका मिलेगा, ये तो प्रो है। और ये है मास्टर स्ट्रोक, ठीक है। मास्टर स्ट्रोक इसलिए है और सबसे मेन चीज आपको यही है, एक तो अभी 2,25,000 लोगों के लिए वैकेंसी बताई जा रही है कि निकलेगी। दूसरी चीज, जो पहले से इतने सारे शिक्षक कर्मियों को मौका दिया गया टीचर बनने का, ठीक है, वो तो रिकॉर्ड में होगा ही होगा, लेकिन उन लोगों को एक जो होता है ना कि जैसे कि वो लोग अभी सरकार से खफा हो रहे थे, नाराज हो रहे थे कि यार हम लोग का तो सैलरी नहीं बढ़ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो सरकार भी तो उन लोगों को मौका दे दी ना कि भैया हम तो अब आपको मौका दे रहे हैं, अब आप एग्जाम पास करिए और परमानेंट हो जाइए, सैलरी लीजिए। तो जो एनर्जेटिक होंगे टीचर, जो सच में टैलेंटेड होंगे, उनको तो कोई तकलीफ होगी नहीं। तकलीफ उनको होगी जिनके पास टाइम नहीं होगा, या फिर उनको होगी जो सच में बस काम चला रहे थे, गवर्नमेंट जॉब की तरह बस कर रहे थे, अभी अपडेट होने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, माइंड में यही सब चीज़ चल रहा होगा। तो खैर हमारे हिसाब से मास्टर स्ट्रोक इसलिए है क्योंकि जो जितने भी संविदा कर्मी पहले टीचर बहाल हुए हैं इससे पहले, जितने भी, ठीक है, लाखों, वो और प्लस जो नए बहाल होंगे, वो दोनों का वोट बैंक यहाँ से हासिल हो जाएगा। अगर केवल फ्रेंड्स अभी नए वैकेंसी जो निकल रही है इसमें ये नियम लागू कर दिया जाता तो केवल नए जो कैंडिडेट हैं वो दुखी ही रहते मैक्सिमम, क्योंकि उनका इच्छा क्या था, 60% स्टूडेंट यही चाहते थे कि बस मेरिट के आधार पे हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। इसीलिए हमारी बातें बहुत लोगों को चुभ भी रही होंगी। तो खैर मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में आपको, आप बस इस वैकेंसी में अपने आप को मत देखिए, बस आप आउट ऑफ वैकेंसी रहिए, जो चीज़ें समझा रहा हूँ तभी आपको समझ में आएंगी, ठीक है। शिक्षा का स्तर तो कभी भी आपका हाई ही होगा, ठीक है, अप ये बढ़ेगा। शिक्षा स्तर कैसे बढ़ेगा मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, जब आप स्टडी करके एग्जाम दे के जा रहे हो, यानी कि आप अपडेटेड हो, अभी तक आप पढ़ाई से जुड़े हुए, ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले बीएड किए हैं उसके बाद आप जा रहे हैं पढ़ाने, ठीक है। तो कंपटीशन का लेवल हाई हो सकता है और ये भी एक प्रो है। देखिए अब क्या होगा कि जो छात्र हैं वो रुचि लेंगे टीचर बनने में। क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि संविदा वाली जॉब के नाम पे एक था और दूसरा था कि टीचर कौन बनना चाहेगा, ठीक, क्योंकि उतनी सारी सुविधाएं नहीं, एक फिक्स सैलरी थी और लोग अच्छे दृष्टि से देखते नहीं थे। और दूसरी चीज़ है कि फ्रेंड्स दूसरे जॉब में ज़्यादा पैसा था। अभी क्या है कि जो अदर जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो गए, ठीक है, इन लोगों को प्राइवेट जॉब में भी अच्छी सैलरी मिल जाती थी, जिनको भी मिलती थी, और जिनको नहीं मिलती है उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अब ये लोग भी रुचि रखेंगे और कम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि बीएड वगैरह करेंगे। मैथ्स और साइंस के लिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी अब रुचि दिखा सकते हैं, क्योंकि एक ये आपको जॉब अच्छी हो जाएगी
और सब कोई अच्छे नज़र से देखेंगे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ थी जो मेरे हिसाब से प्रोज है। कॉन्स मुझे इसमें कुछ खास नज़र नहीं आया नेगेटिविटी, लेकिन हाँ आप लोगों को जरूर नज़र आएगी। अगर आप जुड़े होंगे इस वैकेंसी से तो जरूर कमेंट करिएगा। चलिए मैं अब आपको सैलरी बता देता हूँ। ये सैलरी मैंने उठाया है जो बिहार गवर्नमेंट के अंदर जो आपको आदिवासी विद्यालय है उसकी बात करें तो आपके प्राइमरी स्कूल के अंदर 1 to 5 के अंदर जो आपका ग्रेड पे है वो है 4200, यानी कि 35 से 40 हज़ार रुपये आपको इन हैंड मिल जाएगा। अच्छा है, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। 35 to 40 स्टार्टिंग आपका ग्रेड पे 4200, बहुत ही शानदार। 45 तक भी हो सकता है, ये अभी यहाँ पे मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, तो 45,000 तक की आपकी सैलरी यहाँ पे अगर आप प्राइमरी में आपका सिलेक्शन होता है तो आसानी से मिल जाएगी। वहीं बात करें फ्रेंड्स आपको हाई स्कूल की, तो इसका ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे में आपके 60,000 प्लस सैलरी रहने वाली है। और +2 में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 65K से भी ऊपर 65,000 70,000 के बीच में आपकी सैलरी रह सकती है। तो ये मैंने आपको फिर से बता दूं कि ये जो आदिवासी विद्यालय है बिहार के अंदर, जो बिहार सरकार ही ऑपरेट कराती है, एग्जामिनेशन के थ्रू वहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है, उनका सैलरी स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सेम रहेगा। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, कम आपको गवर्नमेंट दे सकती है क्योंकि बड़े पैमाने पे भर्ती करना है, कम दे सकती है, इससे ज़्यादा नहीं देगी। ठीक है, अभी बात करते हैं फ्रेंड्स कि किनका सिलेक्शन होगा। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या मैं भी यहाँ पे एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो मैं बता दूँ कि अब कोई भी कैंडिडेट बीएड हैं या डीएलएड हैं, बीएड है और साथ में सीटेट या एसटीईटी पास है, तो पहले तो आपको ये समझना है कि डीएलएड और बीएड होता है एक पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा का क्या मतलब है कि जैसे कि कोर्स हो गया ना, ट्रेनिंग कोर्स पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो वो पात्रता परीक्षा आपका सीटेट और एसटीईटी हो गया, माफ़ करिएगा। डीएलएड और बीएड हो गया आपका जो ट्रेनिंग कोर्स है कि आपको कैसे पढ़ाना है। ठीक है, वो आपको करने के बाद सीटेट होता है भारत सरकार के द्वारा एक आयोजित पात्रता परीक्षा, और एसटीईटी होता है स्टेट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ आपको पात्रता परीक्षा। दोनों में से आप कोई भी क्वालिफाई हैं, ठीक है, तो आप एलिजिबल होंगे अभी इस वैकेंसी की, जो कि आपको 2,25,000, ठीक है, 2,25,000 फ्रेश वैकेंसी आने की संभावना है। अब चरण वरण भूल जाइए, 7वां 8वां कुछ नहीं है, जो है सो यही है। अभी इसके बाद अगर आप ये दोनों क्वालिफाई हैं देन आप यहाँ पे इस वैकेंसी में जैसे ही आती है आप एलिजिबल होंगे। माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों के कि अभी हम फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, लेकिन हम सीटेट क्वालिफाइड हैं, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? इसका जवाब अभी क्लियर पता नहीं है, लेकिन हाँ आप एलिजिबल जरूर हो जाएंगे। आते आते वैकेंसी आप या तो अपीयरिंग में काउंट किए जाएंगे, और जब वैकेंसी निकलेगी तो उसमें अपीयरिंग का कॉलम 90% चांस है कि रहेगा और आप लोग एलिजिबल होंगे। ज्वाइनिंग होते होते आपकी बीएड या डीएलएड जो भी है वो भी कंप्लीट हो ही जाएगी। तो इट्स ऑल अबाउट, आपको इस वैकेंसी को मैंने अच्छे से समझा दिया है। इसके अलावा भी माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, डिपेंड टू पर्सन ऑन पर्सन। तो जरूर कमेंट करिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा डेली जॉब अपडेट प्लस सभी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए शिवम ठाकुर के साथ। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।